यूपी में 9 सीट पर विधानसभा चुनाव के लिए जहां प्रचार तेज है, वहीं जुबानी जंग भी रुकने का नाम नहीं ले रही। यहां पर केशव ने जहां अखिलेश की सियासी कुंडली बताई, तो वहीं अखिलेश का कहना है कि बीजेपी पीडीए के सामने घबराकर मुद्दों से अलग बयानबाजी कर रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। यूपी के चुनावी रण में बयानों के वार पलटवार जारी हैं। अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच बयानों के तीर जारी हैं। चुनाव प्रचार में केशव प्रसाद मौर्य ने यहां तक कह दिया कि अखिलेश की कुंडली में 2047 तक सीएम बनने का योग नहीं है। हमारे बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, नाम नहीं बताऊंगा, कानपुर के, उन्होंने बताया कि 2047 तक श्री अखिलेश यादव जी के कुंडली में अब मुख्यमंत्री बनने का योग नहीं है। वहीं अखिलेश ने यूपी सरकार पर निशाना साधा कि चुनावों में महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं हो रही, बाकी हर मुद्दे पर बात हो रही है। सरकार बताए कि युवाओं और किसानों के लिए उसने अब तक क्या किया है। उपलब्धि उनकी क्या है नहीं बता पा रहे हैं। उनकी उपलब्धि यही है कि किसानों को संकट में डाल दिया, नौजवानों की नौकरी और रोजगार छीन लिया, महंगाई बढ़ा दी। जहां त्योहारों पे हम लोग खुशियां मनाते थे, इस बार दुखी होकर के त्योहार मनाना पड़ा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में सिर्फ अराजकता फैलाने का काम किया है। दंगाइयों और गुंडों को संरक्षण देने वाली समाजवादी पार्टी आज कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, जबकि प्रदेश में आज गुंडा राज नहीं बल्कि कानून का राज है। उनके मन में पिछड़ों के लिए खिलाफ, दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, जवानों के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ इतनी नफरत भरी हुई है कि वो जब सदन में खड़े होते हैं, सुना है किसी ने कई भाषण सुना है, जिन लोगों ने भाषण उनका सुना होगा, उनके कार्यकाल में जो कारनामे हुए थे केवल उनको उजागर करने का काम होता है, तो अपना आपा खो देते। अखिलेश यादव ने प्रचार के दौरान कहा कि जो हम पर उंगली उठा रहे हैं, लगता है वो कभी आईना नहीं देखते होंगे। अगर आईना देख लेते तो अपनी असलियत पता चल जाती। तो हमें और आपको माफिया कहते हैं, गुंडा कहते हैं, बदमाश कहते हैं। मुझे तो लगता है कि जब वो घर से निकलते होंगे तो कभी आईना नहीं देखते होंगे। वो अगर आईना देख करके निकलने लगे तो पीडीए वालों को कभी माफिया नहीं कह सकते हैं। ये पीडीए पॉजिटिव पॉलिटिक्स का आंदोलन है, ये हमारी सकारात्मक सोच का आंदोलन है। पीडीए का मतलब है प्रोग्रेसिव है, पॉजिटिव है। हम लोग सबका साथ और सबका विकास कर करके पीडीए को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यूपी की 9 सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनावों के लिए वोटिंग होनी है। उससे पहले बीजेपी और विपक्ष में लगातार सियासी बयानबाजी हो रही है। अब देखना ये है कि चुनावों तक ये बयानबाजी किस स्तर तक जाती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब बात प्रयागराज की, जहां पर प्रदर्शन के मामले में यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभ्यर्थियों की मांगों को मान लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दोपहर में ही इस मामले में दखल दी और आयोग से छात्रों की बात सुनने को कहा है। सीएम योगी ने दखल देने के बाद आयोग की लंबी बैठक हुई, जिसमें छात्रों की सभी मांगों को माने जाने पर फैसला लिया गया। पीसीएस प्री की परीक्षा अब एक ही दिन में एक ही शिफ्ट कराई जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में आयोग के ऐलान के बाद भी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। आयोग ने पीसीएस प्री एग्जाम पहले की तरह ही कराने का ऐलान किया है। साथ ही आरओ की परीक्षा को स्थगित करते हुए कमेटी बना दी है। लेकिन छात्र चाहते हैं कि आरओ का एग्जाम भी एक शिफ्ट में होना चाहिए। हम लोग की मांगे आरओ
पीसीएस दोनों परीक्षाओं को लेकर थी। इन्होंने पीसीएस के बारे में कहा कि पूर्व की बात ही होगी, 1 डे 1 शिफ्ट होगी, लेकिन यहाँ तारीख बताई अभी तारीख नहीं बताया ना, कहा कि स्थगित की जाती है। जो डेट पे होने वाले थे उस डेट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आरओ के बारे में उन्होंने कहा है कि कमेटी बना के करेंगे। इसमें फिर दरअसल लंबी मीटिंग के बाद आयोग ने ऐलान किया है कि पीसीएस प्री की परीक्षा पहले की तरह होगी, जबकि आरओ की परीक्षा स्थगित कर दी गई है और इसके लिए कमेटी बना दी गई है। मुख्यमंत्री के पहल पर आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को सैद्धांतिक रूप से पूर्व के भांति 1 दिवस में कराए जाने का निर्णय लिया है। वहीं इस मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि सरकार छात्र हित के साथ है, छात्रों की मांगे मान ली गई हैं। समस्या का समाधान हो गया है और हमारी पूरी सरकार छात्र हितों के साथ है, छात्रों के साथ है। परीक्षार्थियों की मांगें मान ली गई हैं और हर स्थिति में उनको कहीं कोई दिक्कत हो, इस बात को सरकार सुनिश्चित करेगी और इसके निर्देश अधिकारियों को देगी। परीक्षा पर अखिलेश यादव जहां लगातार प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वहीं डिंपल यादव का कहना है कि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार आंख बंद किए बैठी है। ये कोई मामूली घटना नहीं है जहां पर पढ़े लिखे नौजवान आंदोलन पे बैठ गए हों। वैसे तो मेरी इच्छा ये भी थी कि मैं सबसे पहले उनके आंदोलन में शामिल होता जाकर के, उनके बीच बैठता जाकर के, लेकिन मैं ये बात जानता हूं बहुत सारे लोग छात्रों का, नौजवानों का आंदोलन को ये भी कहते थे कि राजनीति से प्रेरित है। हम छात्रों के जो प्रोटेस्ट है उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि जो इनकी मांग है वो जायज है और लगातार बीजेपी की सरकार और पूरा शासन प्रशासन और स्पेशली सरकार, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो हमारे शिक्षक भाई और बहन हों, लगातार इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी। जिस तरह की शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सरकार को जिस तरह के फैसले लेने चाहिए थे, सरकार हमेशा अपनी आंख बंद करके बैठी हुई रहती है। जब जब सरकार को कोई फैसला लेना होता है तब इसी तरह की प्रक्रिया लगातार सरकार की तरफ से दिखाई दे रही है। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने छात्रों के प्रदर्शन को सरकार की विफलता बताया है। जो सरकार की विफलता है, जो उनके द्वारा आयोग बने हैं वो विफल हैं और कहीं न कहीं उसमें ढोल में पोल है। सरकार को अपनी कमियों के कारण से झुकना पड़ा और मैं उन बच्चों को, नौजवान अपने साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी एकजुटता, उनकी मजबूती ने इस पूरे सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। अरे हमारे आपके सभी बच्चों का भविष्य अंधकारमय है, हम निश्चित तौर से बच्चों के साथ खड़े हैं। हाँ, जहां तक उनको सहयोग की बात है, सपोर्ट की बात है, हम लोगों ने उनको मॉरल सपोर्ट किया, हम लोगों ने उनको मानसिक रूप से मजबूत किया और वो बच्चे लड़े हैं, लड़ाई उनकी है, लड़ाई वो लड़कर जीते हैं। सरकार का दावा है कि उसने छात्रों की मांगे मान ली हैं, लेकिन छात्र अपना आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। उन्हें अब लिखित में अपनी मांगों का जवाब चाहिए। वहीं स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर अब भी सियासत तेज है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग यूपी में अपना पैर पसार रहा है? क्या लॉरेंस के गुर्गे यूपी में अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं? क्या पूर्वांचल लॉरेंस के गुर्गों का ठिकाना बनता जा रहा है? और ये तमाम सवाल इसलिए है क्योंकि हाल ही में हुए बाबा सिद्दीकी की हत्या में उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला शूटर गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, अतीक अशरफ मर्डर में भी आरोपी का लॉरेंस कनेक्शन सामने आया था। इसके अलावा कई इस तरह की घटनाएं हैं जो ये इशारा करती है कि उत्तर प्रदेश लॉरेंस गैंग का अड्डा बनता जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। बाबा सिद्दीकी मर्डर, बहराइच से गिरफ्तार शूटर, कनेक्शन लॉरेंस गैंग। जनवरी 2021 लखनऊ, मुख्तार के करीबी की हत्या, कनेक्शन लॉरेंस गैंग। हथियार तस्कर कुर्बान अंसारी,
ठिकाना बुलंदशहर, कनेक्शन लॉरेंस गैंग। माफिया अतीक का मर्डर, जिगाना पिस्टल से हत्या, कनेक्शन लॉरेंस गैंग। मोहाली में आरपीजी अटैक, अयोध्या का रहने वाला था आरोपी, कनेक्शन लॉरेंस गैंग। कई ऐसे मामले हैं जो लॉरेंस गैंग का उत्तर प्रदेश कनेक्शन बताता है, लेकिन बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के मेन शूटर शिवा गौतम की बहराइच से गिरफ्तारी के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नया ठिकाना उत्तर प्रदेश बनता जा रहा है। हाल ही में मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले 2 शूटर गिरफ्तार हुए हैं। धर्मराज कश्यप तो मौके से ही गिरफ्तार हुआ और शिवा गौतम नेपाल भागने की फिराक के दौरान बहराइच से ही गिरफ्तार हुआ। हालांकि लॉरेंस गैंग का यूपी कनेक्शन काफी पुराना है, लेकिन 2018 से लेकर 2022 तक जो घटनाएं हुई उसमें लॉरेंस गैंग ज्यादा एक्टिव दिखे। चाहे असलहों की तस्करी हो या फिर शूटर हायर करना, लॉरेंस गैंग की पसंद यूपी को क्यों माना जा रहा है? दरअसल यहाँ सस्ते शूटर मिलते हैं, लंबा चौड़ा कदकाठी होती है, नेपाल भागने के लिए नजदीक में बॉर्डर आसान है, असलहों की तस्करी आसानी से हो जाती है, फरारी का नेटवर्क भी यूपी में अच्छा माना जाता है। उठे हैं जिनमें ये संभावना व्यक्त की गई है कि इसमें किसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। इसका एक मुख्य कारण उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ी प्रदेश होना, इसमें बहुत बड़ी संख्या में बाहर के अपराधियों का यहाँ की जेलों में बंद होना तथा उनका जेल के दौरान लोकल अपराधियों से एक नेटवर्क स्थापित हो जाना। बीते कुछ समय में कई मौकों पर लॉरेंस बिश्नोई और यूपी का कनेक्शन सामने आया। राजधानी लखनऊ में 6 जनवरी 2021 को विभूति खंड इलाके में मुख्तार अंसारी के करीबी अजीत सिंह की सरेआम ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के करीबी राजन जाट का नाम सामने आया था, जिसके बाद से ही इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूरब तक लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के लोग मौजूद हैं। यही वो पहला मौका था जब उत्तर प्रदेश में किसी बड़े अपराध में पहली बार लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का नाम सामने आया था। हालांकि जब बाद में कई अन्य मामलों में लॉरेंस बिश्नोई से एजेंसियों ने पूछताछ की तो उस दौरान खुलासा हुआ कि 2018 से 2022 के दौरान लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने यूपी के ही बुलंदशहर जिले के खुर्जा के रहने वाले कुर्बान, शहबाज और इमरान गैंग से इन 4 सालों में करीब 2 करोड़ रुपए के असलहे खरीदे। लॉरेंस गैंग की फायर पावर मजबूत करने में यूपी के बुलंदशहर जिले के खुर्जा में रहने वाले हथियार तस्कर कुर्बान अंसारी गिरोह का नाम सामने आया था। एजेंसियों की जांच में सामने आया है कि बीते कुछ सालों में लॉरेंस ने कुर्बान और उसके बेटे शहबाज और भांजे इमरान से करीब 2 करोड़ रुपए के असलहे खरीदे हैं। पंजाब के मोहाली में इंटेलिजेंस मुख्यालय में जो आरपीजी अटैक हुआ था, उस अटैक के भी 2 आरोपी, जिसमें एक नाबालिग शामिल था, मूल रूप से अयोध्या का ही रहने वाला था। वो नाबालिग और इस अटैक में शामिल दीपक रंगा ने अयोध्या में काफ़ी दिनों तक फरारी काटी थी। ये नाबालिग बाद में गुजरात में गिरफ्तार हुआ, जिसे दिल्ली की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। दीपक रंगा गोरखपुर के पास नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार हुआ था। 2021 में लॉरेंस ने 8 लाख रुपए में कुर्बान, शहबाज और इमरान के नेटवर्क से एक AK-47 और 100 राउंड गोलियां खरीदी थी। इसी AK-47 का इस्तेमाल सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हुआ था, जिसके बाद NIA ने भी बुलंदशहर में कुर्बान गिरोह के ठिकानों पर छापेमारी की थी।
15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में मारे गए माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या में जिगाना और गिरसान पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। वारदात में शामिल